आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली का हाई प्रोफाइल एरिया लाल किला परिसर, जहां चल रहे जैन समाज के एक कार्यक्रम से 1 करोड़ रुपए की कीमत का कलश चोरी हो गया। दरअसल लाल किला परिसर के अंदर जैन समुदाय का एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 9 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि 3 तारीख को इसी कार्यक्रम में ये कलश जो है वो चोरी हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि 3 तारीख को कार्यक्रम में ओम बिरला पहुंचे थे और काफी यहाँ पर भीड़ भाड़ थी और इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए स्टेज से ये कलश जो है वो चोरी कर लिया गया। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान में चोर जैन मुनि के भेष में पहुंचा था। चोर बेखौफ अनुष्ठान परिसर में घुसा और 760 ग्राम सोने का बना कलश चुरा कर चलता बना। इस कलश में 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे। कलश मेरे पास रखा था महाराज श्री और लोकसभा अध्यक्ष उस समय मंच पे थे। सब उनकी ओर देख रहे थे, जो कि स्वाभाविक है। जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं या हमारे महाराज विराजमान हैं, उन्हीं को देख रहे थे। उस समय का उसने कुछ इस प्रकार से उपयोग करके वो कलश को उठा लिया और लेके चला गया। लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी सामने आई, पंडाल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें ये संदिग्ध जो है वो चोरी से पहले भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का ये दावा है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। कैमरामैन मनमीत के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। अब आपको नजर आ रही है, कहा जाता था कि कानून को हाथ में लेकर चलने वालों की पुलिस चाल बदल देती है। ईद के जुलूस में जो भी कुछ हुआ उसके बाद पुलिस का एक्शन देखा गया यहाँ पर। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत की खबर का असर हुआ है और ऐसे में ईद के जुलूस में जिन लोगों ने बवाल किया था उनके ऊपर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। तो पुलिस फिलहाल एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। यूपी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईद के जुलूस में बवाल करने पर एक्शन लिया गया है। ऐसे में हुड़दंगियों की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के थानों से सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए वो देश भर के बाकी राज्यों के लिए एक बड़े सबक के तौर पर साबित भी हो रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन लिया गया है कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं यूपी के 3 शहरों की, अमरोहा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद की आपके सामने तस्वीरें हैं। तीनों ही जगह पुलिस का बवालियों पर एक्शन हुआ है। अमरोहा और फिरोजाबाद में हुड़दंगी अब माफी मांगते नजर आए, तो वहीं मुरादाबाद में पुलिस तगड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। तो योगी सरकार जब से शासन में आई है तब से लगातार जितने भी हुड़दंगी हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ में एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। आप देखिए अमरोहा, फिरोजाबाद और मुरादाबाद से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पत्थर और विवादित निशान, किसी के उपद्रवी साजिश, किसी के माहौल बिगाड़ने वाली रंजिश। यूपी में ये सब हो और पुलिस खामोश होकर देखती रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वालों पर एक्शन हुआ तो सबकी चाल बदल गई। सलाखों के पीछे कान पकड़कर खड़े और माफी मांग रहे इन चारों चेहरों की सूरत पर मत जाइए, क्योंकि फिलहाल ये यूपी पुलिस की कस्टडी में है, तो इनकी जुबान पर भी ताला है और हाथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी करतूत देखनी है तो एक दिन पहले अमरोहा की गलियों से सामने आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ हर किसी के हाथ में नंगी तलवार है और जुबान पर उकसाने वाला शोर। कान पकड़े यूपी पुलिस की गाड़ी से उतर रहे इन चेहरों पर भी गौर कर लीजिए। एक के पीछे दूसरा तो दूसरे के पीछे तीसरा। जेल परिसर में एक के पीछे एक खड़े 33 हुड़दंगियों की ये कतार है, क्योंकि एक दिन पहले ही इनकी करतूत तस्वीरों के जरिए नव भारत ने पूरे देश के सामने रखी थी। तमाम लोगों ने पत्थरबाजी, उकसाने वाली नारेबाजी और घर पर विवादित निशान लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस का जब एक्शन हुआ तो अब हर कोई माफी की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस मामले में लापरवाही को लेकर 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। यूपी पुलिस ने बवालियों की 14 बाइक भी सीज की है, तो वहीं बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। मुरादाबाद में भी नव भारत की खबर का असर देखने को मिला है। ईद के
जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले हुड़दंगियों पर अब पुलिस का एक्शन हुआ है। जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद जमकर बवाल और पथराव किया गया। घरों में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट और तोड़फोड़ की गई थी। सुबह से शुरू हुए फसाद में शाम होते होते फायरिंग और पथराव तक हो गया था। ऐसे में नव भारत ने इस खबर को अहमियत से उठाया तो अब पुलिस भी एक्शन में आ गई। मामले में दोनों पक्षों के 27 नामजद और 50 अज्ञात बवालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये थाना पागवाड़ा के गांव सब्जीपुर उमरी सब्जीपुर का है। इनफैक्ट यहाँ दो पक्षों में रंजिश चली आ रही है, इसमें मुकदमेबाजी भी हुई है। इसमें 27 लोग नामजद हैं और कुछ 50 अन्य इसमें जो इन्वॉल्व थे वो लोग हैं। ये दोनों पक्ष के लोग हैं। इसमें दो व्यक्तियों को एक दो पक्षों से गिरफ्तार हो गए थे, उनको जेल भेजा गया और बाकी अन्य के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं। आपको खबर बताते हैं गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ से, जहां पर रोपवे टूटने की वजह से हादसा हुआ है और 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान चढ़ाने के वक्त ये बड़ा हादसा हो जाता है, जब अचानक से ये रोपवे टूट जाता है, जिसकी वजह से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 4 सालों से लगातार इस रोपवे का निर्माण जो था कार्य जारी था। तो आपको बता दें कि मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चढ़ाते वक्त ये पूरा हादसा होता है और ऐसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि काली मंदिर परिसर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसी के लिए सामान ले जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल होता था। बीते दिन का ये हादसा है। ये हादसा कैसे हुआ, अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट में आपको ज्यादा जानकारी देते हैं। गुजरात के पंचमहल जिले में बड़ा हादसा हुआ है। फेमस तीर्थ क्षेत्र पावागढ़ में रोपवे गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे लोडिंग रोपवे के गिरने से एक घटना हुई। जो रोप है वो रोप टूटने की वजह से पूरी ट्रॉली नीचे आ गई और ट्रॉली में पूरा सामान से भरी हुई ट्रॉली थी। उसमें 6 लोग साथ में थे। वो 6 लोग साथ में थे, उनकी डेथ हो गई है। ये बहुत दुखद घटना बनी है, हमें भी बहुत दुख है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे में जान गंवाने वाले 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 कर्मचारी और 2 मजदूर बताए जा रहे हैं। यहाँ तालुका का पूरा वहीवटी तंत्र था, वो सब वहाँ पे आ गए थे। इलेक्टेड मेंबर्स भी आ गए थे और रेस्क्यू की पूरी जो कामगिरी हो वहाँ पे की। हम वहाँ से जो डेड बॉडी थे उनको साथ में लेकर अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हालोल आए हैं। इस हादसे ने पावागढ़ में चल रहे काम पर भी सवाल खड़े किए हैं। मांची इलाके से निज मंदिर तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचाने का काम बीते 4 साल से इस रोपवे पर फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आज पूरा देश, पूरा मुंबई भक्ति के सैलाब में उमड़ पड़ा है, क्योंकि आज विदाई है लाल बाग के राजा। बीते दिन से विसर्जन का दौर लगातार जारी है, लेकिन लाल बागचा के राजा का विसर्जन क्योंकि सबसे अंत में होता है। ये खबरें लगातार, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपको जूम इन में इतना नजर ना आए, लेकिन ठीक उस पार समुद्र के गिरगांव चौपाटी है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर के बाद में बप्पा का विसर्जन होने वाला है। और ऐसे में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और क्या कुछ पूरी डिटेल्स इस पर आ रही है, आप देखिए रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी के साथ ही आज लाल बाग के राजा को समंदर में विसर्जित किया जाएगा। इस दौरान मन्नतों के राजा लाल बाग के राजा जैसे ही अपने पंडाल से बाहर निकले, उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों भक्त सड़कों पर उतर आए। हर तरफ, हर कोने में सिर्फ लाल बाग के राजा के भक्त दिखाई दिए। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन दिखे, जिसमें हर कोई बप्पा की एक झलक अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। ढोल नगाड़े, डीजे, आतिशबाजी, रंग गुलाल के साथ पूरी शान के साथ बप्पा की सवारी धीरे धीरे दक्षिण मुंबई के कई इलाकों से होते हुए करीब 11 से 12 घंटे के सफर के बाद गणपति बप्पा विसर्जन स्थली पहुंचेंगे। इस दौरान मुंबई पुलिस द्वारा बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके अलावा सुरक्षा का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। ड्रोन के जरिए आप देख सकते हैं लगातार लाल बाग के राजा के आसपास की जो जगह है उस पर नजर रखी जा रही है। मुंबई पुलिस खुद लाल बाग के राजा को सलामी देते हुए, उनकी सिक्योरिटी देते हुए आगे स्कॉट करते हुए जा रही है। तो वहीं लाल बाग के राजा की जो मूर्ति है उसके पास भी आप बड़ी संख्या में मंडल और भक्तों के साथ साथ सिविल ड्रेस में मुंबई पुलिस को भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस समय
अनंत चतुर्दशी पर मुंबई में गणपति विसर्जन की धूम है, लेकिन लाल बाग की राजा की अलग अपने आप में एक शोभा है, एक जो है भक्तों के अंदर उनको लेकर क्रेजीनेस आप कह सकते हैं, और उसी का असर इस समय देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर बाद लाल बाग के राजा को विसर्जित कर दिया जाएगा, इस कामना के साथ कि लाल बाग के राजा अगले बरस फिर से आएंगे और अपने भक्तों से सारे विघ्न हर लेंगे। हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। जिस उल्लास के साथ बप्पा का आगमन होता है, उसी धूमधाम के साथ बप्पा को विदा भी किया जाता है। बप्पा की विदाई के साथ 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा। ये रविवार के तड़के करीबन 8 से 9 बजे मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर जाकर इनका विसर्जन होगा। उससे पहले डिलाइन रोड से होते हुए दक्षिण मुंबई में करीबन 12 घंटे का चक्कर लगाने के बाद लाल बाग के राजा गिरगांव चौपाटी पहुंचेंगे, जहां पर उनका विसर्जन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई। आ जाते हैं और उसके बाद में हिंसक झड़प होती है। दरअसल ये सब कुछ होता है एक नहर की माइनर टूटने की वजह से, जिसका आरोप 2 लोगों के ऊपर लगा। आगे क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के हिसार में माइनर टूटने के बाद शनिवार को 2 गांवों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गुराना और खानपुर गांव के ग्रामीण आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। माइनर के दोनों छोर पत्थरबाजी के कई वीडियो सामने आए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल गांव खानपुर के लोगों का आरोप है कि पुराना गांव के लोगों ने जानबूझकर माइनर तोड़ी, जिससे पूरा पानी बहकर खानपुर गांव और सिंधड़ गांव की तरफ आ गया, जिसके बाद अब कई गांव पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है, जबकि अभी से ही कई लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि गुराना के लोगों का कहना है कि दबाव बनने की वजह से माइनर टूटी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो दोनों गाँव पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। तो वहीं पानी की बढ़ती धार देखकर लोग अपने पशुओं और जरूरी सामान को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने लगे हैं। दरअसल 5 सितंबर सुबह करीब 3 बजे गांव गुराना में सिंघवा राघो माइनर टूट गई थी, जिसके बाद खेतों में पानी भर गया और खानपुर और सिंधड़ गांव की तरफ तेजी से बहने लगा। जल भराव होता देख 3 गांव के लोग गांव गुराना पहुंचे। वहां लोगों से बातचीत जारी थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि मामला दोनों तरफ से पत्थरबाजी पर जा पहुंचा। माइनर के दोनों छोर पर ग्रामीण जुट गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। फिलहाल मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विवाद ज्यादा न बढ़े, इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रुतिका, लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड को किसी की नजर इन दिनों लग गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल, बादल फटने की वजह से भारी तबाही अपने साथ ये पूरा प्रलय लेकर आ रही है। कुदरत के ऊपर कहर ढाया जा रहा है और ऐसे में जो तस्वीरें आई हैं उत्तरकाशी के 9 गांव से, वो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। आप भी देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 9 गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे 9 गांव में ऐसा सैलाब आया कि इलाके के लोगों की जान हलक में आ गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सैलाब की रफ्तार के आगे हर कोई बेबस नजर आया। तेज बारिश के बाद 9 गांव खड्ड में भारी उफान आ गया। उफान पर आए खड्ड का पानी और मलबा बाजार और दर्जनों घरों में घुस गया। सड़क पर खड़े कई वाहन पानी के सैलाब में बह गए, जिसकी गवाही टीवी पर दिख रही तस्वीरें दे रही हैं। खड्ड के उफान पर आने से 9 गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल हर तरफ मलबा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट के जरिए घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने और हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल इलाके के लोगों में डर और दहशत की स्थिति बनी हुई है। मौसम की लगातार बरसात और अप्रत्याशित बाढ़ से प्रशासन और राहत दलों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कल कि किस तरीके से गणेश उत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। ये तो मुंबई के रंग हुए, लेकिन हैदराबाद में भी बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया है गणेश उत्सव। और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली, क्योंकि आर्मी यूनिफॉर्म में गणपति बप्पा नजर आए। डे 1 से कहती हुई नजर आ रही थी कि मुंबई की तरह हैदराबाद में भी बड़े लेवल पर जो गणपति पूजा है, जो गणपति का उत्सव है, वो मनाया जाता है। यहाँ पर जो पंडाल हम आपको दिखाने वाले हैं, वहाँ पर मूषक के हाथ में राइफल नजर आई। शक्ति, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम कैसा नजर आ रहा था, आप भी देखिए।
राइफल थामे चूहे और सेना की वर्दी में गणपति। ये तस्वीरें हैदराबाद में गणपति विसर्जन के दौरान की हैं। जब भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो गाड़ी पर सवार लोग तिरंगा लहरा रहे थे और भगवान गणेश की प्रतिमा आर्मी यूनिफॉर्म में थी, जो हमारे सेना की ताकत का प्रतीक है। आस्था और देशभक्ति का ये अद्भुत मेल ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के सम्मान में दिखा। दरअसल हैदराबाद की पूजा समिति की इस साल गणपति उत्सव की थीम ऑपरेशन सिंदूर थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक ऐतिहासिक कार्रवाई थी जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। इस ऑपरेशन में सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इसीलिए इस बार गणपति महोत्सव की थीम का उद्देश्य भारतीय सेनाओं की वीरता और नारी शक्ति के सामर्थ्य को सम्मान देना रखा गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और ऐसी ही अगली खबर हम आपको दिखाने वाले हैं कान्हा की नगरी से, जहां पर यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और रौद्र रूप इतना ज्यादा भयावह है कि द्वारकाधीश मंदिर तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में हमारी संवाददाता श्वेता वहां पर पहुंची है और उन्होंने ग्राउंड से एक एक डिटेल के साथ में रिपोर्ट भेजी है। आपको ये दिखाते हैं। बंगाली घाट जलमग्न, लोगों ने की यमुना की पूजा। हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा के बंगाली घाट पर। यहाँ जो मंदिर है वो पूरी तरह से जलमग्न है। जरा इन गुंबदों को देखिए जो पूरी तरह से जलमग्न आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग जो मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देखिए 3 ऐसे ही गुंबद जो हैं वो नजर आ रहे हैं और आगे जाकर विजय को कहूंगी अगर उसे दिखा पाए, वहां पर एक छोटा सा शिवलिंग भी आपको नजर आएगा, जहाँ बताया जा रहा है पानी पूरा वहां पहुंच चुका है, लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। अब इस जरा मंदिर को देखिए जो पूरा का पूरा मंदिर आपको डूबा हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ अब पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए लोग जा नहीं पा रहे हैं और इसलिए लोग जो है यहीं पर आकर देखिए फूल मालाएं चढ़ा दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दर्शा रहे हैं। यमुना मंदिर भी डूबा, द्वारकाधीश तक पहुंचा पानी। वहाँ आप देखिए कि जो लोग मौजूद हैं, ये देखिए ये अब मैं पूरे कमर तक पानी में हो चुकी हूँ। हालांकि बहुत आगे इस पानी में मैं जा नहीं पाऊंगी क्योंकि देखिए लोग वहाँ पर कमर तक पानी में जो है वो डूबे हुए हैं और वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं दरअसल कि यमुना मैया जो है वो आई हैं और ये विश्राम घाट के पास ही आप यहाँ पर एक मंदिर देखेंगे, श्री यमुना जी धर्मराज की का मंदिर है, जहाँ भाई बहन का ये एक अनोखा मंदिर है। पूरे विश्व में कहा जाता है कि ये एक मात्र प्राचीन भाई बहन का मंदिर है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि यमुना मैया जो है वो यमराज की बहन थी और यहाँ पर मुलाकात हुई थी। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से एक और जो चेतावनी जारी की गई है वो हम आपको बता दें। कहा यह गया है कि अगर यमुना का जलस्तर जो है वो और तेजी से बढ़ा तो पानी इस घाट से होते हुए और ऊपर जो है विजय को कहूंगी दिखाने के लिए कि इधर से जो है वो द्वारकाधीश टेम्पल तक जो है पानी पहुंच सकता है। हालांकि अभी देखिए कितने स्टेयर्स होके आगे जाना है। कान्हा की नगरी पानी पानी, कैंप में लोगों ने शरण ली। अभी आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरह से लंगर लगा है, लोग जो हैं वो बैठे हैं पंक्ति में खाना खाने के लिए। भोजन ये दोपहर का जो है वो कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विजय को कहूंगी कि अगर आए तो दिखा पाएंगे कि यहाँ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रह रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिनकी कॉलोनियां, जिनके घर इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं आपको भारी तादाद में यहाँ नजर आ जाएंगे, जहाँ पर लगातार न सिर्फ उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा रहा है। ऐसे ही सरकार द्वारा भी चलाए गए कई राहत शिविर भी हैं जिसमें भी लोग मौजूद हैं और लोग जो हैं अब जब उनको लगता है कि यमुना का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा, हालात ज्यादा दयनीय होते जा रहे हैं, तो वो राहत शिविरों में जा रहे हैं। कैमरा पर्सन हरिंद्र के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए मथुरा से।
ये आज पूर्णिमा है, आपने देखा होगा कि पूर्णिमा पर चांद कैसा दिखता है, पहले ये बताइए। लाल रंग का दिखाई देता है? नहीं, चांदी सा दमकता है। लाल तब दिखाई देता है जब चंद्र ग्रहण होता है। और आज चंद्र ग्रहण है, और ऐसे में कब से कब तक चंद्र ग्रहण लगने वाला है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रहण के दौरान आसमान में दिखने वाले चंद का रंग सुर्ख लाल होगा। ऐसे में ग्रहण को सनातन मान्यता के मुताबिक अहम माना जा रहा है। हम ये मानते हैं कि यह 2 तिमाही पूरे विश्व के लिए भयंकर अस्थिरता का दौर है, लेकिन चूंकि इसकी एक शर्त जो आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत के पास धर्म और अध्यात्म की धुरी है, हम ग्रहण तक के प्रभाव को मानते हैं। अगर भारतीय समय के मुताबिक देखा जाए तो 7 सितंबर को यानी आज रात को 9:58 से ग्रहण शुरू होगा। 8 सितंबर यानी कल रात 1:26 पर ग्रहण खत्म होगा। ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा, यानी आज 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से सूतक लगेगा। सूतक काल के दौरान ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन को लेकर भी बदलाव किया गया है। चंद्र ग्रहण के मद्देनजर देश के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्थाओं में खासा बदलाव किया गया है। इस वक्त हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ धाम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण को देखते हुए काफी कुछ बदलाव किया गया है। चंद्र ग्रहण के 2 घंटे पहले जो बाबा का कपाट होगा, जो गर्भगृह होगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, यानी पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही संध्या आरती है, चाहे श्रृंगार भोग आरती है, शयन आरती है, इसके भी समय में बदलाव किया गया है और मंदिर प्रशासन की ओर से ये बताया गया है कि शयन आरती के बाद जो बाबा के कपाट होंगे वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद सुबह यानी मंगला आरती के दौरान ही खुलेगा। मंदिरों के कपाट बंद करने को लेकर माना जाता है कि ग्रहण काल में श्रद्धालु भगवान की मूर्तियों का स्पर्श न करें। साथ ही इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं होता है। ऐसे में राम मंदिर समेत अयोध्या के तमाम मंदिर 9 घंटे तक बंद रहेंगे। आज दोपहर 12 बजे के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। काशी और अयोध्या ही नहीं, देश के तमाम बड़े मंदिरों के भी कपाट सूतक काल से शुरू होते ही बंद हो जाएंगे, जो अगले दिन सुबह जाकर ही खुलेंगे। इस सब के बीच में राजधानी दिल्ली आपको लिए चलते जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन की वर्कशॉप रखी गई है जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर चर्चा की संभावना बीजेपी के द्वारा जताई जा रही है। और ऐसे में इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया जा सकता है। जीएसटी में जो सुधार लाए गए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। 2 दिन की ये वर्कशॉप है जिसमें तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शामिल होने वाले हैं। हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने काम किया, जनता को खुशी की खबर दी, दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया जिसके तहत 2 जो स्लैब से जीएसटी के उनको समाप्त कर दिया गया और आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा सकता है। आज से 2 दिन बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये वर्कशॉप रखी जा रही है। आपको बता दें बीजेपी के मुताबिक जीएसटी में बदलाव से लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। ऐसे में जीएसटी सुधारों को लेकर पीएम को सम्मानित करने का प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया गया है।